स्टार्ट कर दो। ओके फाइन। अच्छा जी, सबसे मेन चीज जो होती है वो है आपकी कैनेडीज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपको बहुत सारी कराई गई हैं, मगर जो ज्यादातर सीक्यूज बनते हैं या कंसर्न या आपको पढ़ाया जाता है या डिजाइनिंग पढ़ाई जाती है, वो अकॉर्डिंग टू जो है वो कैनेडीज क्लासिफिकेशन ही पढ़ाई जाती है। ठीक है, आपको मैं इसका कोई डिटेल नहीं दूंगी, एक सुपरफिशियल ओवरव्यू दूंगी। और जो मैं बोल रही हूँ काइंडली अगर आप नोट डाउन कर लेंगे अपने नोट्स में, तो आपको फ्यूचर में फाइनल ईयर में जब आप एग्जाम में अपियर होंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, आ रही ओके। बेसिकली एक चीज को हमेशा जहन में रखिएगा कि कैनेडीज क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन द सैडल एरिया। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्लीज काइंडली जो बातें आज हम बोल रहे हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लें, तो आपके लिए आसानी होगी। क्योंकि फाइनल ईयर इतना टाइम नहीं होता। हम कोशिश पूरी करते हैं ओपीडी में कि आपको रिवाइज करवा सके प्रेजेंटेशन की शक्ल में, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट आपका अभी बन जाएगा, वो आपको खुद पढ़ना होगा। क्योंकि हम कंप्लीट डेंचर, फिक्स पार्शियल डेंचर, इम्प्लांटोलॉजी, जीरोडोंटोलॉजी, 6 डिफरेंट चीजें हमें कंप्लीट करवानी होती हैं इन फाइनल ईयर। सो प्लीज आरपीडी को अभी से अच्छी तरह से पढ़े, उसको रिवाइज करने का थोड़ा बहुत टाइम तो करें, कम से कम नोट जरूर करें। कैनेडीज क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रही हूँ, इसी पर ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं। इसके साथ हम रिलेटेड कंपोनेंट तो सब जगह हर कैनेडीज हर क्लासिफिकेशन में होंगे जो आप बाकी पढ़ते हैं, मगर बेसिकली जो डिजाइनिंग के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं हॉस्की में, वो कैनेडीज क्लासिफिकेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। कैनेडीज क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है सैडल एरिया पे। ये जो पिक्चर सामने लगी हुई है, ये आपको पढ़ाया जाता है, वो आपको मॉडल पे रख के पढ़ाया जाता है, क्योंकि इतने सारे डेटाबेस अवेलेबल नहीं होते कि आपको हर क्लासिफिकेशन विद मॉडिफिकेशन का बना हुआ अवेलेबल हो। एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, ये नजर आ रहा हो साइमन, ये मॉडल है, ठीक है, इस पर फ्री एंड सैडल एरिया है। ये डेंचर में होगा, नॉट ओवर द मॉडल। एक चीज याद रख लें, मॉडल के ऊपर या मुंह में हम कभी भी सैडल एरिया नहीं हो सकता। सैडल एरिया इज द पार्ट ऑफ अ डेंचर। सैडल एरिया is the part of the denture, not the oral cavity and not the model. मॉडल में और मुंह में वो एरिया ईडेंचुलस एरिया कहलाता है। ये आपका सैडल नहीं है, ये आपका क्या है, ईडेंचुलस एरिया है। ये आपका सैडल नहीं है, ये आपका क्या है, मॉडल पे ईडेंचुलस एरिया है। इसमें सिर्फ एक दांत मिसिंग है, तो ये ईडेंचुलस एरिया है और यही मुंह का रेप्लिका है। इसके ऊपर आप जो डेंचर बनाएंगे और जो आर्टिफिशियल टीथ आएंगे, दैट पार्ट ऑफ द डेंचर इज कॉल्ड अ सैडल। सैडल की डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, प्लीज लिख लें, मैं 2 दफा रिपीट कर दूंगी। सैडल इज दैट पार्ट ऑफ अ डेंचर दैट कैरीज आर्टिफिशियल टीथ and replaces edentulous area on the oral cavity or over a model. दोबारा रिपीट कर रही हूँ, saddle is the part of a denture that replaces the edentulous area in the oral cavity or over model and carries artificial teeth. यानी सैडल डेंचर का वो पार्ट है जिसके ऊपर आर्टिफिशियल टीथ लगे हुए होते हैं और वो जा मुंह में उस एरिया पे बैठता है जहाँ टीथ मिसिंग होते हैं। मिसिंग एरिया को ईडेंचुलस एरिया कहा जाएगा, ठीक है ना। तो मुंह का वो हिस्सा जहाँ पर आर्टिफिशियल टीथ आके बैठ रहे, डेंचर का वो हिस्सा जो वहां बैठ रहा जाके, दैट पार्ट इज कॉल्ड अ सैडल। सैडल इज नेवर एवर अ पार्ट ऑफ अ मॉडल। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा जिंदगी में। दूसरी बात, कैनेडीज क्लास 1 हमेशा बायलैटरल ईडेंचुलस एरिया होगा और डेंचर के अंदर बायलैटरल सैडल एरिया होगा जो यहाँ आके बैठेगा, आर्टिफिशियल दांत।
सैडल क्या होता है? घोड़े के ऊपर आप बैठते हैं, सवारी करते हैं हॉर्स राइडिंग, तो आप एक रेक्सिन का सैडल बिठाते हैं और उसके ऊपर आप बैठे हुए होते हैं। इसी तरह से क्या होता है, इस ईडेंचुलस एरिया यानी ये हॉर्स की वो है जिसके ऊपर सैडल किया हुआ, आपने रेक्सिन का रखा, यहाँ हम एक्रेलिक का रखते हैं, उसके ऊपर आप बैठ गए तो यहाँ पे दांत बैठ गए, तो ये वो भी सैडल होता है, ये भी सैडल होता है। ठीक है जी। उधर जो है आप सवारी कर रहे होते हैं और यहाँ आर्टिफिशियल दांत सवारी कर रहा होता है। ठीक है जी। कैनेडीज क्लास 1 जो है वो बायलैटरल फ्री एंड ईडेंचुलस एरिया होता है। और अगर डेंचर के हिसाब से हम कैनेडीज क्लासिफिकेशन, डेंचर की क्लासिफिकेशन इट्स नॉट द मॉडल, क्लासिफिकेशन हमेशा डेंचर की होती है, याद रखिएगा, कभी भी मॉडल या मुंह की नहीं होती। उस पर जो डेंचर बनेगा उसकी क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो कैनेडीज बेटा आगे कीजिएगा। अब इसमें देखिए आप, ये है डेंचर। अब इसमें आपको ये बेटा सर्कल करो, ये वाला भी कर दो। अब आप इसमें देखें, ये जो रेड कलर का हमने सेल बनाया है, इसमें आपको नजर आ रहा है दोनों तरफ लास्ट मोलर्स लगे हुए हैं। अब मोलर से पीछे तो कुछ नहीं होगा ना, कोई दांत नहीं होगा जिसपे क्लैश पाए, तो दोनों तरफ क्या हो गया, फ्री एंड सैडल एरिया हो गया। इज द डेंचर ऑफ दी, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कैनेडीज क्लासिफिकेशन है, तो आप क्या बताएंगे, इज द कैनेडीज क्लास 1। आगे आप देख रहे होंगे क्लास पे, और आगे आप देख रहे होंगे एक वेव बन रही है, वो वेव आप भी वैक्सअप करते हैं, तो जहां दांत मौजूद होंगे वहां वो सर्वाइकल मार्जिन बनाएंगे आप, और दांतों पे रिटेनर आएगा। उसके पीछे क्या है, पिंक कलर का एक्रेलिक है, दोनों तरफ टेड्स की फॉर्म में, और ऊपर उसके कैरीज किए हुए हैं आर्टिफिशियल टीथ, जो कि जब इस मॉडल पे बिठाया जाएगा तो इस एरिया पे आके बैठ जाएंगे। ये बात आई होप आपको समझ आ गई कि सैडल क्या होता है और किसका पार्ट होता है। कैनेडीज क्लासिफिकेशन पार्शियल डेंचर की क्लासिफिकेशन है, नॉट द मॉडल, और वो डिपेंड करती है आपके सैडल एरियाज पे, यानी कितने डेंजरस एरिया है जहाँ पे आके सैडल बैठ रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली आप करते हैं। इसी तरह टाइम इसको क्रॉस वो कर दें, सर्कल कर दें। कैनेडीज क्लास 2 जो होती है, अगर आप मॉडल पे देखेंगे तो एक साइड पर ये डेंचरस एरिया होगा। जब आप डेंचर बनाएंगे, डेंचर में कौन सी कैनेडीज क्लासिफिकेशन आएगी, ये फ्री एंड आपका सैडल एरिया होगा। अब देखिए इसमें एक तरफ जो है, अगर आपको नजर आ रहा है तो क्लैश, कोई दांत नहीं लगे हुए हैं, लास्ट मोलर तक क्लैश बने हुए हैं, और एक तरफ जो 3 दांत रिप्लेस हुए हैं, तो ये यूनिलैटरल फ्री एंड सैडल एरिया है। तो यूनिलैटरल फ्री एंड सैडल एरिया मींस कैनेडीज क्लास 2। ठीक है जी। अब इसमें भी अगर आप देखें, सर्कल तो साइन वो वाला करो पहले। अब इसमें एक तरफ देखिए आप कि फ्री एंड सैडल एरिया, लास्ट मोलर लगा हुआ है 7 तक, 8 मोस्टली डेंचर में नहीं लगाया जाता ना, पीछे कोई क्लैस्प है, तो कैनेडीज क्लास 2। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आगे पीछे क्लैस्प है, बीच में 2 दांत हैं, 2 डायरेक्ट रिटेनर्स हैं। ठीक है, किसी और कलर से हो सकता है, दोनों क्लैस्प को, इधर को और इसको। इसको भी कर दो, इसको इसको इसको, बस इसको, और उधर कर दो उसको भी। अभी जो हमने ब्लू से मार्क किया, आपको समझाने के लिए मार्क किया कि देखें जहाँ फ्री एंड सैडल है वहां ब्लू से सिर्फ एक डायरेक्ट रिटेनर, एक जगह पे दांत पे आपने क्लैश बनाया हुआ है, पीछे नहीं है, तो वो फ्री एंड सैडल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ है, सैडल एरिया है मगर उसके दोनों तरफ दांत हैं, तो ये हुआ मॉडिफिकेशन। तो ये कैनेडीज क्लास 2 मॉडिफिकेशन 1 हो गई। 2 सैडल एरिया हैं, वन इज फ्री एंड सैडल एरिया, जिसे पीछे कोई दांत नहीं होता उसको फ्री एंड सैडल एरिया कहते हैं। तो जहां आगे पीछे दांत होगा, इस पे जो डेंचर बनेगा तो आगे भी आप क्लैश देंगे, पीछे भी क्लैश देंगे, तो ये बॉन्डेड सैडल होगा। ये नॉर्मली मॉडिफिकेशन के लिए होता है और क्लास 3 के लिए होता है। इनमें फ्री एंड जो डेंचर बनेगा वो फ्री एंड होगा, एक तरफ क्लैश होगा, एक तरफ कुछ भी नहीं है, तब ये कैनेडीज क्लास 2 मॉडिफिकेशन 1 हो गया। अगर ये देखें
तो बड़ा क्लियरली ये लगाओ साइन, इसको आगे करो सर्कल पूरा, ये पिंक एरिया, पिंक 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 4 को, ये कैंडिस क्लास 4 है। ठीक है, आप देख रहे हैं बाकी क्लास में पीछे कैंडिस क्लास 4 क्या होता है, यहाँ मिड लाइन इन्वॉल्व है। मिड लाइन का मतलब है कि आप अपने दोनों सेंट्रल इंसाइजर्स को रिप्लेस कर रहे हैं। इसमें आप देखें 6 दांत 7 दांत रिप्लेस हुए हैं। अगर आप एक सेंट्रल इंसाइजर रिप्लेस करेंगे तो मिड लाइन इन्वॉल्व नहीं हुई, क्योंकि एक सेंट्रल इंसाइजर ने मिड लाइन मेंटेन की हुई है। लेकिन अगर दोनों सेंट्रल इंसाइजर हट जाएंगे, आप दोनों लगा रहे हैं, तो मिड लाइन इन्वॉल्व हो रही है। कैंडिस क्लास 4 इंटीरियर में होती है, बॉन्डेड सैडल होता है। आप देख लें इसमें बॉन्डेड नजर आ रहा है, तो दांत नजर आ रहे हैं। मिड लाइन इन्वॉल्व होगी, यानी दोनों सेंट्रल इन्वॉल्व होंगे, बाकी फिर आगे कितने मर्जी दांत इन्वॉल्व हो जाएं, मसला नहीं है, दोनों सेंट्रल का इन्वॉल्व होना जरूरी है। अगर एक साइड के दांत इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो क्लास 3 होगा। क्लास 3 क्या होता है, यूनिलैटरल बॉन्डेड सैडल, एक दांत भी मिसिंग हो या ज्यादा हो, जो आप डेंचर बनाते हैं। अब इसमें जो डेंचर बनेगा वो क्लास 3 है। ठीक है जी, जरा इनसे क्वेश्चन पूछ लूं, इनको कुछ समझ आया ये डिफरेंस? अब मुझे 5-7 लोग रेफरेंस बता दें, फटाफट आंसर करें कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट किया है ये क्लियर हुआ है, समझ आया है? और प्लीज कोई और है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप मॉडल की क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं। आप सारी जिंदगी यही गलती करता है बच्चा, हाउस ऑफिसर तक आके वो समझता है मॉडल पे पढ़ा रहे हैं। मॉडल पे नहीं पढ़ा रहे हैं, मॉडल पे जो डेंजर बना उसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच, यहाँ कर दो। नाउ द कंपोनेंट ऑफ द कास्ट पार्शियल नेचर। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जहां फ्री एंड सैडल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, वैसे कैनेडीज क्लास 1 हो या क्लास 2 हो, प्लीज दोबारा लिख लीजिए, कैनेडीज क्लास 1 हो क्लास 2 हो, जहां पर मोर देन 6 टीथ ऑफ एंटीरियर मिसिंग हो, यानी कि प्रीमोलर भी इन्वॉल्व है, यानी कैनेडीज क्लास 4। अगर कैनेडीज क्लास 4 में मोर देन 6 टीथ है, यानी दोनों सेंट्रल इंसाइजर्स नहीं है, दोनों लैटरल इंसाइजर भी गए हैं, दोनों कैनाइन भी गए हैं, तो प्रीमोलर भी इन्वॉल्व हो रहा है एक आध, जैसे पिछले वाला जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी उसमें ऐसा हो रहा था, तो वो भी आपका डिजिटल एक्सटेंशन की तरह ही ट्रीट होता है। ठीक है, उसमें भी डिफरेंशियल सपोर्ट मैकेनिज्म आता है। वो क्या होता है मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सिंपल थ्योरी विद मॉडिफिकेशन कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसमें रोटेशनल फोर्सेस नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत सारे दांत मौजूद होते हैं जिस पर आप रेटेनर और ऑक्लूजल रेस्ट देकर फोर्सेस को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कैनेडीज क्लास 1 होती है, वहाँ नॉर्मली कैनाइन टू कैनाइन या फर्स्ट प्रीमोलर टू फर्स्ट प्रीमोलर मौजूद होता है, वेदर इज द मैक्सिला और मैंडिबल। क्लास 2 के अंदर भी मॉडिफिकेशन और विदाउट मॉडिफिकेशन एक साइड के काफी दांत गए हुए होते हैं। तो होता क्या है कि एक साइड पे दांत पीछे नहीं होता, तो 100 वाला मामला होता है, लिवर एक्शन होता है। अगर ये लिवर एक्शन या ऑर्थोडोंटिक को ट्रीट ना किया जाए इस तरह के केसेस में, जिसके लिए हम कंपाउंड बनाते हैं डिफरेंट, मैं आपको बताती हूँ, तो फोर्सेस पड़ेंगी और आपके जो बेचारे मोलर्स या आपके एंटीरियर दांत बचे हुए हैं उनका पीडीएल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता लाइक अ मोलर्स, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था, वर्टिकल फोर्सेस और नॉन एक्सियल फोर्सेस का बताया था। तो जब वो नॉन एक्सियल फोर्सेस पड़ेंगी तो पीडीएल उनको नहीं ले सकेगा, एक तो दांत भी छोटा मासूम और इतने दांतों का लोड नहीं उठा सकेगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आपने प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं की कास्ट पार्शियल नेचर की, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो जो आपके अबटमेंट टीथ है वो पीडीएल उनका लॉस हो जाएगा और आपका प्रोस्थेसिस या डेंचर फेलियर हो जाएगा। अभी मैं आपको जब क्लास अल्लाह करे आपकी फिजिकल, तो फिर आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। ऑनलाइन पे इतना समझ भी नहीं आता क्योंकि मॉडल से दिखाना मुश्किल होता है। तो ये बात जहन में रखिएगा कि एक ही डिफरेंशियल सपोर्ट मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी प्रोस्थेसिस को बनाने के लिए सपोर्ट होती है। उसको सपोर्ट कहाँ से मिल रही है, ठीक है, कितने टीथ मौजूद हैं और कितना मिकोजा मौजूद है। और डिफरेंशियल सपोर्ट क्यों कह रहे हैं कि जहां पर भी मिकोजा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दांत नहीं है, ऊपर मिकोजा है, उसमें वाटर है और नीचे क्या है, बोन है,
इसी तरह जैसा मेरा ये है, अगर आप इस पे प्रेशर डाल रहे हैं 5 उंगलियों का तो ये ज्यादा दबेगा, ठीक, क्योंकि ये कंप्रेसिबल है, इसमें फ्लूइड है। इसी तरह वहां का मोजा कैनेडीज क्लास 1-2 का ज्यादा प्रेशर पे ज्यादा दबेगा, और जैसे आप प्रेशर हटाएंगे वो जल्दी वापस आ जाएगा, कम बैक होगा उसका। लेकिन अगर मैं नेल्स को, हमारे दांत भी क्या है, हार्ड टिश्यू है, तो अगर मैं नेल्स को दबाऊं तो ये होंगे नहीं, बहुत मामूली से होंगे 5 उंगलियों पर भी, और अगर जितने होंगे वो वापसी भी आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। तो दांत भी एक हार्ड टिश्यू एनेमल है, उस पर अगर आप 5 उंगलियों का प्रेशर डालें या जितना भी डाल रहे हैं आप दांतों का, वो कंप्रेस नहीं होगा स्पिरिट में इतना ज्यादा, और अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा एज कम्पेयर टू मिकोजा, वो वापस भी देर में आएगा। तो दोनों की कंप्रेसिबिलिटी जो है वो अलग है। कैनेडिस क्लास 1 में यही प्रॉब्लम होता है कि पीछे बड़ा ईडेंचुलस एरिया जिसमें से बोन और मिकोजा है जो कंप्रेस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टीथ। इस जगह पर और इस जगह पर अगर आप इक्वल प्रेशर डालेंगे तो ये ज्यादा कंप्रेस होगा, ये कम कंप्रेस होगा। ये वजन हटाने के बाद या लोड हटाने के बाद दांतों का फौरन वापस आ जाएगा, ये टेक टाइम जो थोड़ा बहुत होगा। तो दोनों में डिफरेंशियल सपोर्ट है, और इसीलिए जब आप आगे पढ़ेंगे तो इनका इंप्रेशन रिकॉर्ड करने का तरीका भी इनकी कंप्रेसिबिलिटी के हिसाब से है। जबकि कैनेडीज क्लास में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर इधर भी 1-2 टीथ मिसिंग हो, क्योंकि ज्यादातर टीथ होते हैं, ये डेंटिस एरिया कम होता है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो मेन डिजाइनिंग इसीलिए उन जगहों की होती है जहाँ पर लिवर एक्शन हो रहा होता है या ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट्स जो है वो दांतों पे पड़ रही होती हैं, उनको मैनेज करने को डिजाइनिंग ऑफ कास्ट पार्शियल डेंचर कहा जाता है, जिसके आपको डिफरेंट कंपोनेंट पढ़ाए जाते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ दिया जाएगा, ताकि आप जो बेचारा बचा हुआ चीज है मिकोजा और दांत, उन पे फोर्सेस और लोड को इक्वलाइज करे, मिनिमाइज करे, ताकि वो लॉन्ग रन में चल सके जो बचा हुआ है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव अप्रोच। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। जरा पूछ लो। फाइन, ये वाली पॉइंट समझ आया डिफरेंस सपोर्ट आप लोगों को? प्लीज आंसर करें, आवाज आ रही है? कोई और भी बोल दे बेटा, 4-5 लोग तो बोलें कि डिफरेंशियल सपोर्ट समझ आया, इसकी सिग्निफिकेंस डिजाइनिंग में। ओके, ठीक है, थैंक यू। अब मैं, टाइम कितना रहेगा इस टाइम? मेरे ख्याल में मेजर और माइनर में होगा मुश्किल से। अच्छा, अब आप देखिए, उसके बाद आप कंपोनेंट में आते हैं जिसमें मेजर कनेक्टर है, माइनर कनेक्टर है, फिर माइनर कनेक्टर की डिफरेंट टाइप्स है, मैक्सिला की अलग है, मैंडिबल की अलग है, माइनर की अलग है। फिर उसके बाद आपका आता है रेस्ट एंड रेस्ट सीट्स आती हैं, जो अकॉर्डिंग टू फंक्शन है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन है, अकॉर्डिंग टू शेप है। अक्लूजल रेस्ट को 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। अगर पहले नहीं लिखा हुआ आपके पास तो अब लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू शेप। अभी तक आपके साथ इनडायरेक्ट रिटेनर नहीं पढ़ाया गया है, और डायरेक्ट रिटेनर मैंने पढ़ाना था, और कोशिश करूंगी इनडायरेक्ट भी मैं ही पढ़ाऊं। इनडायरेक्ट रिटेनर भी इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो मैं अभी आपको रेस्ट में बता दूंगी। ये वो कंपोनेंट है जो मोस्टली बीसीक्यू और ऑस्की में पूछा भी जाता है कि ये लिवर फंक्शन को कैनेडीज क्लास 1 एंड 2 में और लास्ट कैनेडीज क्लास 4 में कौन सा कंपोनेंट है आप इस एक्शन को मैनेज करते हैं, दैट इज योर इनडायरेक्ट रिटेनर। ये जो मैंने अभी आपको सारा डिफरेंशियल सपोर्ट बताया, इसमें और सारे फैक्टर्स भी हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट रिटेनर होता है, जो कि कैनेडीज क्लास 3 में रिक्वायर्ड नहीं होता, एंड अगर 2-3 दांत मिसिंग है कैनेडीज क्लास 4 में, उसमें भी रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन बाकी सारी जगहों पे आपको इनडायरेक्ट रिटेनर, उसका पूरा मैकेनिज्म है, उसका पूरा प्रिंसिपल्स हैं, उसकी प्रॉपर टाइप्स हैं, वो आपको पढ़ जाएंगी कि वो कैसे कहाँ प्लेस किया जाता है, ताकि वो लिवर एक्शन को इन कैनेडीज क्लास 1 या इन डिस्टल एक्सटेंशन डेंचर्स कैनेडीज क्लास 1, 2 एंड लार्ज क्लास 4 के अंदर मैनेज करें। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं मेजर कनेक्टर पे। हमेशा याद रखिएगा कि मेजर कनेक्टर इज द फादर ऑफ द फैमिली। अगर आप कहीं भी पिक्चर्स पे से देखें, यहाँ देखें, आगे मैं आपको बताऊंगी,
तो मेजर कनेक्टर वो कंपोनेंट होता है जिससे सारे आपके अदर कंपोनेंट क्लैस, रेस्ट, इनडायरेक्ट रिटेनर्स, डेंजर बेस माइनर कनेक्टर, टीथ, सैडल एरिया सब जुड़े हुए होते हैं। तो बाप भी कर रहा होता है, वो फैमिली को देख रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है, तो सब बन होते हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं बहुत डिटेल में जाऊंगी, मैं आपको सुपरफिशियल ओवरव्यू दे रही हूँ। मेजर कनेक्टर मस्ट बी रिजिड, ये बीसीक्यूज में भी आता है, ये इसकी क्वालिटी है। नंबर बहुत सारी हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट है कि मस्ट बी रिजिड। अगर ये रिजिड होगा तो बाकी इसके साथ कनेक्ट हुए हुए जो भी कंपोनेंट्स हैं वो अपनी प्लेसमेंट पे, जहाँ में आपने जहाँ जहाँ बनाए हैं, जहाँ रेस्ट बनाई है, जहाँ क्लास बनाया है, जहाँ डेंजर बेस्ड माइनर कनेक्टर बनाया है, वो अपनी जगह पर अपना फंक्शन कर सकेंगे। लेकिन अगर इसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और ये मूवेबल है, जैसे आपने दांत में लाया, खाना पीना खाया, बात की, टीथ कांटेक्ट में आए, तो आपका मेजर कनेक्टर जो है वो हिल गया अपनी जगह से। वो हिलेगा तो क्या हुआ, उसके साथ आपके सारे जुड़े हुए, तो वो भी अपनी जगह पर फंक्शन नहीं करेंगे। तो देयर इज नो रिटेंशन, नो स्टेबिलिटी एंड नो सपोर्ट। मैंने फादर ऑफ फैमिली इसलिए कहा कि मैं हमेशा समझाती हूँ कि बच्चे कोरिलेट कर सकें। इसीलिए कहते हैं कि बाप थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा रिजिड होना चाहिए अपने फैसलों में, तभी औलाद सीधी राह पे चलती है, क्योंकि माँ का दिल नरम होता है ना। इसी तरह ये फादर ऑफ द फैमिली है। तो जहाँ फादर डिसीजन नहीं ले सकता, वहाँ औलाद का फ्यूचर नहीं बनता। इसी तरह से जो फ्यूचर है वो हमारे फादर ऑफ द फैमिली पर है। अगर ये रिजिड है और ये अपनी जगह पर है, बाकी इसके साथ कंपोनेंट कनेक्ट है, तो फंक्शन प्रॉपरली होगा। अच्छा, बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये बार है। एक चीज आपको बता देती हूँ कि मैक्सिला और मैंडिबल के डिफरेंट मेजर कनेक्ट। वी प्रेफर प्लेट्स इन मैक्सिला एंड वी प्रेफर बार, जो कि सामने नजर आ रही है, लेकिन है मैक्सिला में। वी प्रेफर बार इन मैंडिबल, याद रखिएगा। वी प्रेफर, ये कोई स्ट्रैप को प्लेट को ही कहा जाता है, स्ट्रैप डिफरेंट डिजाइन की है जो प्लेट को ही कहा जाता है। तो प्लेट्स या स्ट्रैप्स जो होती हैं वो ज्यादातर वी प्रेफर्ड इन मैक्सिला एंड बार्स इन मैंडिबल। व्हाई? पर अगर कुछ भी हो जरा थिक होगा तो आपकी जुबान वहां रेस्ट करती है, अगर आप रेस्ट पोजीशन में बैठे हुए। जब आप फोनेटिक्स प्रोड्यूस करते हैं तो 95% फोनेटिक्स जो है वो आपके डॉर्सम सरफेस ऑफ द टंग, हार्ड पैलेट, एंटीरियर सरफेस ऑफ द इंटीरियर टीथ के साथ कांटेक्ट में आकर आप बोलते हैं ज्यादातर। उसमें अगर आप वहां पे बार बीच में हिंड्रेंस डालेगी, मोटी होती है, थिक होती है, जबकि प्लेट थिन होती है, सरफेस एरिया ज्यादा कवर करती है मगर थिन होती है। तो एक तो टंग की जगह क्रैम्प नहीं होगी, दूसरा टंग को बार बार फील नहीं होगा, तीसरा फोनेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर दैट रीजन वी प्रेफर स्ट्रैप्स एंड प्लेट्स इन मैक्सिला। मैंडिबल में अगर आप देखें तो आपका लिंगुअल सर्कस की वेरिएशंस होती हैं, सरफेस एरिया कम होता है, तो यहाँ पर बनाना आसान होता है। ठीक है, कोई मसला नहीं होगा अंका ना फोनेशन का। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। ये मेजर कनेक्टर है जो कि आपका लिंगुअल, सॉरी पैलेटल बार है। पैलेटल बार जो है वो सिर्फ कैंडिडीज क्लास, सिंपल कैंडिडीज क्लास 3 या क्लास 3 एंड मॉडिफिकेशन, जहाँ पे आपको एक या दो दांत रिप्लेस करने हो वहां की इंडिकेशन होती है, मगर इसमें रिटेंशन, स्टेबिलिटी, सपोर्ट कम होती है। ये पैलेटल स्ट्रैप है, ये बहुत अच्छी है। इसको यहाँ साइन सर्कल कर दोगे, इसको, और फिर सेंटर वाले को सर्कल कर दो। सिर्फ ये बेटा बहुत बड़ा हो गया है, ये एरिया। हाँ ये सेंटर का। अच्छा, पैलेटल स्ट्रैप ज्यादा रिटेंशन, स्टेबिलिटी और सपोर्ट देगी एज कम्पेयर टू आपके बार के। और ये भी कैनेडीज क्लास 1 में और क्लास 2 में और कैनेडीज क्लास 3 एंड मॉडिफिकेशन में यूज होती है। ये मैंने 3 ब्लू सर्कल्स बनवाए हैं, थोड़ा एक थोड़ा बड़ा बन गया है, लेकिन आप देखें कि 3 सर्फेसेस को कवर कर रही है, 2 साइड को और एक सेंटर को। ये स्लोप्स को भी कवर करेगी, ये स्लोप्स है आपके, और ये सेंटर को भी कवर करेगी, तो 3 प्लेन्स को कवर कर रही है।
दिस इज कॉल्ड एल बीम कॉन्फ़िगरेशन। एल बीम कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि अगर आप एक रॉड को इस तरह फैला दें तो उसको फोर्स लगाएं तो तोड़ने में टाइम लगेगा, फोर्सेस बार बार सेंटर से साइड्स पर जाएंगी, टेक टाइम टू फ्रैक्चर। जबकि बार में ऐसा नहीं है, बार एक पतली सी बिल्कुल सीधी है, इजीली अगर आप उसको जरा सा बेंड करें तो टूट जाएगी। मगर ये प्लेट जो है 3 प्लेन्स को कवर कर रही है, 2 पैरेलल स्लोप को, एक सेंटर को, एल बीम कॉन्फ़िगरेशन को पूरा कर रही है। तो ये अच्छी है, इसमें रिजिडिटी भी है, रिटेंशन भी है, स्टेबिलिटी भी है, सपोर्ट भी है। तो ये इतनी जल्दी, ये रिजिड भी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं करेगी। तो इस क्लास 2 एंड कैंडिस क्लास 3 एंड मॉडिफिकेशंस के लिए यूज होती है। ये है एंटीरियर पोस्टीरियर पैलेटल आर। ये भी नॉर्मली प्रिफर नहीं की जाती क्योंकि थिक है तो टंग प्रॉब्लम करती है, खाना वगैरह फंसने के काने साइड्स बहुत बन जाती हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से इसको प्रिफर नहीं किया जाता। ये है एंटीरियर पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप, या इसे कहते हैं क्लोज हॉर्सशू शेप। अच्छा, ये विद इंटेंशनल रिलीफ और विदाउट इंटेंशनल रिलीफ बन सकती है। आई होप क्वेश्चन पूछन को इंटेंशनल रिलीफ का पता है कि क्या होता है? आप लोगों को ये पता है कि इंटेंशनल रिलीफ क्या है? एनी वन ऑफ यू आंसर? इंटेंशनल रिलीफ का आंसर कर सकते हैं प्लीज मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ूं। नो डियर, ये तो कंडीशनल वाइज रिलीफ है, मैं इंटेंशनल रिलीफ की बात कर रही हूँ। दैट इज द फर्स्ट बेसिक पॉइंट ऑफ डिजाइनिंग डियर। ये तो एबनॉर्मेलिटी मौजूद है, वो कोई बोनी प्रोजेक्शन हो, हो कुछ और हो, सॉफ्ट टिश्यू अंडर कट हो। इंटेंशनल रिलीफ, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग द मेजर कनेक्टर। ओके, मैं आपको समझाती हूँ, पिक्चर पे चले जाओ सर। इसको यहाँ पे बेटा, इसको इसको कवर करो, ये वाला। हाँ, अब आप ये देखिए, ये जो ब्लू है ये हमने जिंजवा को छोड़ा हुआ है, ये लिंगुअल बार के अंदर भी छोड़ते हैं हम। तो हमने क्या किया कि हम, ये आपका सीक्यू है बड़ा कॉमन, ये 6 mm आप रखते हैं मैगला, अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल कंडीशन। हर कंडीशन में नहीं दे सकते, कहीं 4 दांत ही है तो आप कैसे देंगे? ठीक है, आपको सपोर्ट लेनी है, उस पर कंपोनेंट बनाने हैं, और आपको मैंडिबल में देनी हो 4 mm। ये तो बीसीक्यू है, ताकि आपके जिंजवा हेल्दी रहे, क्योंकि अगर आपका मेजर कनेक्टर कांटेक्ट में नहीं होगा तो केरीज नहीं, खाना नहीं जब पके वहां पे चिपकेगा, फूड इंफेक्शन नहीं होगी, क्लीनिंग आसान हो जाएगी। तो ना आपको केरीज का डर है ना आपको पेरिडोंटल का डर है, दो चीजें नहीं होंगी। लेकिन अगर है ही 2-3 दांत मुंह में मौजूद तो फिर डेफिनेटली हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। फिर हमें जो मैंने ब्लू एरिया खाली छोड़ा है, इधर ही मुझे मेजर कनेक्टर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसमें इंटेंशनल रिलीफ दिया हुआ है। तो क्लोज हॉर्सशू शेप इज दी, पहले तो बात में रखें, बेस्ट मेजर कनेक्टर। कहीं पर भी आए तो मैक्सिला में आप प्रेफर करते हैं क्लोज हॉर्सशू शेप को या इंटीरियर पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप को। उसके रीजंस, ये विद इंटेंशनल रिलीफ भी बन सकता है, विदाउट इंटेंशनल रिलीफ भी बन सकता है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन प्रेजेंट इन द मैक्सिला एंड हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट फॉर अदर कंपोनेंट्स। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि इसमें 2 स्ट्रैप्स हैं, एक एंटीरियर, बेटा किसी और से मार्क कर दो साइन, ये वाला स्ट्रैप और ये वाला स्ट्रैप रेड से कर दो। बेटा पहले मैंने कहा था एक स्ट्रैप बड़ा अच्छा है, इतने सारे फायदे बता दिए थे उसके आपको। अब इसमें क्या, इसमें 2 स्ट्रैप्स बन रहे हैं, तो 1 इज इक्वल टू 2, ये तो और अच्छा हो गया ना ऑटोमेटिकली, ये और रिजिड हो गया। देखिए 2 स्ट्रैप्स बने, मैं इसको ग्रीन कलर से कर दूं लैटरल। एक इंटीरियर स्ट्रैप दे दिया आपने, एक पोस्टीरियर स्ट्रैप दे दिया आपने, ये तो जबरदस्त है, और रिजिडिटी बढ़ गई, और रिटेंशन बढ़ गई, और सपोर्ट बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। और देखें 2 रेड जो है वो स्ट्रैप्स है, और जो 2 ग्रीन है वो लैटरल सपोर्टिव स्लोप्स के ऊपर भी आ रहा है। तो इसमें एक स्ट्रैप ने एल बीम कॉन्फ़िगरेशन दिया, पीछे वाली ने एल बीम कॉन्फ़िगरेशन दिया। जब आपने उसको लैटरल माइनर कनेक्टर से जोड़ दिया तो सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई,
जो कि बेस्ट है। किसी भी सर्कल में एरो बनाएं, फोर्सेस घूमती रहेंगी, उन्हें कोई किनारा नहीं मिलेगा तोड़ने के लिए। एक राउंड चीज को पकड़ के ना तोड़ना मुश्किल होता है, उसमें फोर्सेस घूमती रहेंगी। इसमें दो स्टेप्स, यानी एल्बिन कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो रही है। फिर आपने जो ग्रीन वाला एरिया मैंने कहा दो मेटल से उसको जोड़ के सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन भी बना दिया, तो ये तो जबरदस्त हो गया। फोर्सेस वहीं पर मैनेज होती रहेंगी और इसकी रिजिडिटी पर या किसी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, तो ये बेस्ट है। अगर मैक्सिला में आपसे कोई भी पूछे तो बेस्ट है क्लोज हॉर्स शेप या एंटीरियर पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप, दोनों इसी के नाम हैं। और ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन को पूरा कर रहा है, फोर्सेस को मैनेज कर रहा है। नंबर 2 आपने देखा सेंटर से खाली है, तो ये टंग को भी मसला नहीं करेगा, और थिन सेक्शन में वो भी नहीं मसला करेगा। अगर आपका पैलेटल टोराई जो सेंटर में मौजूद है, एंटीरियर या मिडल में, तो ये वहां के लिए बेस्ट है। आपको रिलीफ भी नहीं देना पड़ेगा, आप आराम से वो अपनी जगह पड़ा रहेगा, बना सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो सॉफ्ट पैलेट तक एक्सटेंड कर रहा है तो फिर आप नहीं बना सकते, क्योंकि पोस्टीरियर स्ट्रैप उसमें हिंड्रेंस करेगा। तो वहां पे फिर आपको पिछले स्ट्रैप को हटाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा यू शेप या हॉर्सशू शेप, फिर आपको वो बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आपका पैलेटल टोराई एंटीरियर और मिडल में या मिडल में, तो आपको रिलीफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो ओपन है। तो ये पेशेंट बड़ा पसंद करता है कि सरफेस एरिया भी कम है और बाकी काम भी अच्छा है। और इसकी मल्टीपल इंडिकेशन है, कैंडीज क्लास 1 में भी, क्लास 2 में भी, क्लास 2 मॉडिफिकेशन में, क्लास 1 मॉडिफिकेशन में, क्लास 3 मॉडिफिकेशन में, क्लास 4 में, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बेस्ट है। ठीक है, ये है आपका हॉर्सशू शेप। भी देखें यहाँ भी इंटेंशनल रिलीफ दिया हुआ है, ये विद इंटेंशनल रिलीफ और विदाउट इंटेंशनल रिलीफ दोनों में बनता है। विदाउट इंटेंशनल रिलीफ यानी कि प्लेट पूरी, इसको सही मार्क करना पड़ेगा। आप देखें यहाँ इंटेंशनल रिलीफ के साथ बना हुआ है, क्योंकि एक दो दांत मिसिंग है, लेकिन ये जो ग्रीन एरिया ये खाली है। लेकिन अगर इसको पूरा मेटल से भर दूं, कैनेडीज क्लास 4 में कॉमनली हॉर्सशू शेप बनाया जाता है। नंबर 2 टोराई देखें, इसमें थोड़ा सा मौजूद है, अगर आपको नजर आ रहा हो। टोराई अगर सॉफ्ट पॉइंट तक एक्सटेंड कर रहा है तब भी आप यही बनाएंगे, मगर ये सबसे बुरा है, जबकि कॉमनली हमारे पाकिस्तान में टेक्नीशियंस यही बना के देते हैं। क्यों बुरा है? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर इस फ्लेक्सिबिलिटी को कम करने के लिए हमें ज्यादा मेटल, थिक मेटल यूज करनी पड़ती है। जब हम थिक मेटल यूज करते हैं तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है, खाने पीने में भी, सॉलो में भी, टंग की रेस्ट में भी, फोनेशन में भी। तो इसको अगर आप देखें थ्योरेटिकली, आइडियली तो ये प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और फ्लेक्सिबल भी है और मॉडरेट सपोर्ट दे रहा है। मगर यहाँ पाकिस्तान में ज्यादातर बनाया जाता है। दिस इज कॉल्ड अ प्लेट, अ फुल प्लेट। ये प्लेट भी विद इंटेंशनल रिलीफ और विदाउट इंटेंशनल रिलीफ बनती है। ये पूरा एरिया भरा हुआ होगा, और ये हाफ मेटल में और हाफ एक्रिलिक में भी बन सकती है। ऐसे जहाँ पे आपके 4 से 6 दांत हैं और वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कैंडीज क्लास 1 है और रिजॉर्प्शन भी हुई हुई है, म्यूकोजा भी इतना हेल्दी नहीं है, तो वहां पर इसकी इंडिकेशंस हैं। या क्लेफ्ट पैलेट एंड लिप का केस है, तो ये ऑब्चुरेटर के तौर पे भी काम आएगा। इन सारे केसेस में ये बनाया जाता है। देखो पूछो, समझ आया? मेजर कनेक्टर 4 लोग ही जवाब दे रहे होते हैं, बाकी ये मेजर कनेक्टर जो मैंने आपको सुपरफिशियल रिव्यू दिया है, आपको समझ आया? इंटेंशनल रिलीफ भी समझ आया? प्लीज इन 2-4 बच्चों के अलावा भी कोई आंसर कर दे। कोई लड़का नहीं है इस क्लास में? ओके, अब मैं आपको आज सिर्फ मैंडिबुलर कराएंगे तो खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल में टाइम। मैंडिबल में बेटा एक चीज देखनी होती है, मैंडिबल में सल्कस बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि एरिया बहुत कम होता है। सल्कस जो आपका होता है, ये आपको क्या मिल रहा है, लिंगुअल सर्कस की डेप्थ कितनी है। ये डेप्थ आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को रिलैक्स बिठा के टंग के ऊपर उठा लें, और आप जो CPITN आपका प्रोब होता है ना, तो अंदर सर्कस में रख के आप मार्किंग चेक कर सकते हैं कितना है। आप स्टडी कास्ट बना लें, एक इम्प्रेशन अल्जीनेट का लेके ऐसे स्टडी कास्ट बना लें, उस पर आप प्रोब से चेक कर सकते हैं, स्केल रख के चेक कर सकते हैं कि अच्छा कितना मिलीमीटर है ना। मुंह में ओरल कैविटी में आप प्रोब से चेक कर सकते हैं, और मॉडल आप बना लें तो उस पर आप स्केल से, प्रोब से, किसी भी चीज से चेक कर सकते हैं। सर्कस डेप्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले कहा था कि लोअर में हम
बार्स को प्रेफर करते हैं। ये बड़ा कॉमन बीसीक्यू होता है, डॉक्टर साइम ने भी पढ़ाया होगा आपको, कि आपको अगर लिंगुअल बार बनानी है जो कि सामने नजर आ रही है, तो लिंगुअल बार के लिए आपको 8 mm स्पेस चाहिए होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बार थिकनेस होती है वो 5 mm होती है, और आपको इंटेंशनल रिलीफ कितनी देनी है? 4 mm देनी है। एटलीस्ट 3 तो देनी ही पड़ती है। कुछ किताबों में 3 है मेंडेबल में, लेकिन जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है उसमें 4 है, तो ध्यान रखिएगा 4 का। तो अब आपको ये तो रिक्वायर्ड ही है 8 mm, तो मोर देन 8 mm आपको रिक्वायर्ड होती है जब आपने लिंगुअल बार बनानी है। ठीक है, लेकिन अगर लेस देन 8 mm है तो फिर आप गो फॉर प्लेट, फिर आप बार नहीं बना सकते, और प्लेट जो है विदाउट इंटेंशनल रिलीफ बनती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, प्लेट की बहुत सारी, देखें ये प्लेट है, प्लेट वहां बनेगी जहाँ फ्यू रिमेनिंग टीथ है, जहाँ आपके पेरिडोंटल कॉम्प्रोमाइज टीथ है। ये स्प्लिंटिंग भी कर रहा है, रिमूवल स्प्लिंटिंग, पीछे से सपोर्ट कर रहा है, आपकी लिंगुअल बार नहीं करेगी। लिंगुअल बार में एडिशन भी मुश्किल होता है। इसमें अगर आपको पता है कि ये कॉम्प्रोमाइज दांत है, कोई 3 महीने बाद एक दांत निकल जाएगा, तो आप इस वाली प्लेट में, क्योंकि ये दांत तक पहुंची हुई है, तो आपको एडिशन करना थोड़ा आसान हो जाता है फ्यूचर में। पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज को स्प्लिंटिंग भी दे रहा है। कैनेडीज क्लास 1 में सिविली रिजॉल्व केसेस में जहाँ पे रीजस रिजॉल्व है, कैनेडीज क्लास 2 में जहाँ फ्यू रिमेनिंग टीथ है, कैनेडीज क्लास 3 टाइप में, सारों में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रा इरप्शन को रोकने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे हैं, 10 11 12 एडवांटेजेस हैं, और ज्यादातर यही बनता है। ये भी प्लेट की एक मॉडिफिकेशन है, टिप एंड टेक्निक मॉडिफाइड है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें डायस्टीमा होता है, स्पेसिंग होती है, आपको नजर आ रहा होगा। तो अगर हम पूरी प्लेट ऐसे, इस तरह पिछली वाली प्लेट है ऐसे बना देंगे, तो मेटल करते हुए नजर आएगी ना, तो बुरा लगेगा, एस्थेटिक मेंटेन नहीं होगी। इसको हम इस तरह से बनाते हैं। ये आपकी किताब में भी है, जेपी में भी है, मैकग्रेगर में भी है। ठीक है बेटा, ये है लीज बार या डबल बार, या इसमें एक ऊपर आप देखेंगे सिंगल बार है, और एक नीचे जो है वो बार है। ये अलग अलग कर दो साइन, जरा कवर क्लियर हो जाए। ये देखेंगे सिंगलम के ऊपर आपने इस तरह की बार बनाई, और आपने ये एक बार बनाई, इसको कैनेडीज बार भी कहते हैं और डबल लिंगुअल बार भी कहते हैं। ये बीच का एरिया खाली होता है, इसको अगर तो प्लेट बन जाएगा, प्लेट को बीच में से काट दें तो ये बन जाएगा। ठीक है जी, ये भी ज्यादा डायस्टीमा वाले केसेस के अंदर होता है, ताकि आपको ज्यादा मसला ना हो। अच्छा, लेकिन और ये खाली सिंगुलम बार भी बनती है, लिंगुअल बार नहीं बनेगी, खाली सिंगुलम बार भी होती है। लेकिन जब भी आप ये दोनों डिजाइनिंग करें, तो यहाँ पे रेड मार्क करो साइन, यहाँ और यहाँ पे अक्लूजल रेस्ट है। हाँ, यहाँ पे कर दो। आप जब भी सिंगुलम बार बनाए या ये कैनेडीज बार बनाए, ये मैकग्रेगर में बहुत अंदर कहीं लिखा हुआ है पॉइंट, ये जहन में रखें। उसके जो टर्मिनल अबटमेंट्स होंगे जहाँ आप क्लास असेंबली दे रहे हैं, आपको रेस्ट बनानी ही बनानी है हर हालत में, वरना क्योंकि आप सिंगलम पे बना रहे हैं, तो जब फोर्सेस पड़ेंगी दांतों पे, तो सिंगलम बार ऊपर नीचे होगी, तो क्या करेगी? ऑर्थोडोंटिक या नॉन एक्सियल फोर्सेस देगी, इससे पीडीएल का लॉस होगा। जब आप रेस्ट बना देंगे तो वो सिंकिंग होना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप कैनेडीज बार बनाए या सिंगलम बार अलग बनाए, तो आपने उसके टर्मिनल अबटमेंट्स पे दोनों साइड पे जो आपके दांत है, जहां आप डायरेक्ट रिटेनर दे रहे हैं, इनडायरेक्ट, वो आपको देना ही देना है अक्लूजल रेस्ट, ताकि ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट्स को मेंटेन कर सके। ये आपकी सबलिंगुअल बार है, ये बहुत नीचे है। इसकी इंडिकेशन आपको पता है कि वो इसकी क्या थी साइम, लिंगुअली इंक्लाइन थी ना, सबलिंगुअल बार की टोराई मौजूद हो या आपकी उसके लिए स्पेस ना हो, लिंगुअल बार के लिए स्पेस ना हो, तब बनाएंगे। हाँ, लेस देन। और इसके अलावा टोराई का भी था ना, टोराई अगर हो, लेकिन मैं ये देते नहीं है, इसका 0% है। क्यों नहीं देते? इसको इतना नीचे बिठाना और निकालना, अंडरकट प्रोड्यूस अगर हो थोड़ा सा भी, तो बहुत मुश्किल हो जाती है इसकी डिजाइनिंग। तो ये सिर्फ पढ़ाने की हद तक है, देते नहीं है ये, और सिंगलम नहीं दी जाती है ज्यादातर। ये लेबियल बार है, ये सिंगुलम लेबियल बार अलग से भी होती है, और इसको स्विंग लॉक डेंचर में भी बनाया जाता है, जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लिंगुअली इंक्लाइन टीथ है, तो लिंगुअल प्लेट बिठाना है या लिंगुअल बार बिठाना या सब लिंगुअल बार बिठाना मसला होगा। या बड़े लास्ट है
और पेशेंट सर्जरी कहाँ से करवाएगा? हाईली वेस्कुलराइज्ड एरिया है, जो दांत है वो पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो फिर आप दोनों तरफ सपोर्ट देते हो स्विंग लॉक डेंचर। तो अगर आपके लिंगुअली इंक्लाइंड है, या आपका सर्कस एडिक्वेट नहीं है, या आपका लास्ट चौराहे है, तो आप ये देते हैं। इसके अलावा स्विंग लॉक आपको एंड में पढ़ाया जाएगा, उसका वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट इज लिंगुअल बार। कितना टाइम रह गया सर? 50 पे खत्म करना है ना इनका। इनसे पूछो इनको आज तक यहाँ तक का समझ आया? प्लीज अब मुझे कम से कम 10-12 लोग ये रिस्पॉन्स करें कि आज का लेक्चर आपको एडवांटेज लगा या नहीं, और झूठ नहीं बोलना है। कुछ नई बातें पता चली, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वांट के मैं कंटिन्यू करूं आपके आरपीडी के लेक्चर्स? आपका सीआर का क्या नाम है? प्लीज काइंडली सीआर आ सकता है सामने? कौन है भाई? मैम, आई एम सीआर। उमेर। उमेर, क्या आप मुझे किसी दिन आके कांटेक्ट कर सकते हैं? किसी दिन बीच में टाइम आपको मिले एक दिन, इसे कल आके 10-15 मिनट के लिए मुझसे मिल सकते हैं? फिजिबल है आपके लिए? 10 से लेकर और 1 के दरमियान आ जाए, क्योंकि 1 बजे हमारा ऑफ हो जाता है। मैं 10 o'clock तक आती हूँ, तो अगर 11 बजे आके मुझे मिल सके। कोई नॉर्मल डेज में तो लेक्चर्स होते हैं ना, सैटरडे को नहीं होंगे। ओके डियर। और अब कितने लोग चाहते हैं, कुछ लोग रिस्पॉन्स कर दें कि मैं आपके आगे लेक्चर्स पढ़ाऊं, अगर मेरा वे ऑफ टीचिंग समझ आता है? बस एक को समझ आ रहा है? दो ने कहा है भाई। बस ये दो आना है ना मुझे, अतिया को और हर क्लास में 10-12 बच्चे एक्टिव हैं, बाकी सो रहे होते हैं। बस तो ठीक है, ये 4 लोगों ने कहा है मैं इनको पढ़ाऊंगा।